Right. So जय हिंद जद्दास, माई सेल्फ कैडेट से संतोष नाइक फ्रॉम वाइट डेविल्स बटालियन। सो आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिसाइड कर मतलब डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है ग्रेविटेशन। सो आप हम मतलब हम सबको पता है कि ये इस पे बहुत बार पूछा गया टॉपिक है। पिछले साल भी इस पे मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आए मतलब आए थे। अभी क्या आप सबको पता है कि ग्रेविटेशन टॉपिक किसने डिस्कवर किया था? मतलब एक ग्रेविटेशन, उसका नाम था आइजैक न्यूटन। जैसे कि हम सबको पता है वो उसकी बेसिक स्टोरी, जो वो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था और एप्पल वगैरह गिरा था, वो फलाना नाम का नाम। सो अभी नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है, गेस द नेम ऑफ दिस मैन। जो ये है गैलीलियो, ये गैलीलियो है। इन्होंने क्या बोला था मतलब एक इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था इटली में। आप सबको पता है कि ये क्या है? ये लीनिंग टावर ऑफ पिसा बोलते हैं इसे। तो उन्होंने दो ऑब्जेक्ट लिए थे, जैसे कि एक फेदर लिया था और एक लिया था स्टोन। तो जब उन्होंने दोनों ऑब्जेक्ट सेम हाइट से गिराए थे, जब जो स्टोन था वो फास्टर मतलब वो बहुत जल्दी पहुंचा था ग्राउंड पे, और जो फेदर था उसने बहुत टाइम लिया। वो ऐसा क्यों हुआ, तो ये डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि अ, मतलब अपने एयर में एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है। जो हेवियर ऑब्जेक्ट होता है वो एयर रेजिस्टेंस को पहले ब्रेक करता है, और जो लाइटर ऑब्जेक्ट होता है वो एयर रेजिस्टेंस को जल्दी ब्रेक नहीं कर पाता। इसलिए फेदर ने इतना टाइम लिया था। बट वो जो गैलीलियो ने डिस्कवर किया था, वो था ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम व्हेन थ्रोन फ्रॉम द सेम हाइट। मतलब अब जब एक आप एक वैक्यूम कंटेनर लोगे, वैक्यूम कंटेनर में अगर आपने एक फेदर लिया और एक स्टोन लिया, तो दोनों जो सेम हाइट से ऑब्जेक्ट गिरेंगे वो सेम टाइम पे गिरेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वैक्यूम में एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है क्या? तो उसका आंसर है नहीं। इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे गिरेंगे सेम हाइट से अगर फेंके हुए तो, इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम। समझा इतना? नेक्स्ट साइंटिस्ट, तो नेक्स्ट साइंटिस्ट इज आर्यभट्टा। तो इन्होंने क्या डिस्कस किया था? इनकी इनकी जो डिस्कवरी थी वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। तो इनसे इनके डिस्कवरी से पहले जो डिस्कवरी थी वो थी जियोसेंट्रिक फिगर। माने तो क्या सर? अभी जियोसेंट्रिक फिगर देखा जाए, तो जियोसेंट्रिक फिगर मतलब ऐसा ऐसा बोले जाते थे कि अर्थ जो है वो सेंटर में रहेगा, और एंड ऑल अदर प्लैनेट्स will revolve around it. But it was totally wrong, as you all know that. But Aryabhatta discovered that the Earth revolves around the circular axis around the sun. So इन्होंने ये कहा कि जो सन है वो ही बीच में रहेगा, और जो बाकी के प्लैनेट्स लाइक नेपच्यून, वीनस, अर्थ जो है वो इनके अराउंड घूमेंगे। समझे? बट जो इन्होंने जो वर्ड यूज किया है सर्कुलर एक्सिस ऑर्बिट, सो एज अभी हम सबको पता है कि जो स्पेस में जो घूमते हैं वो ऑर्बिट सर्कुलर होते हैं क्या? तो उसका आंसर है बिल्कुल नहीं। वो जिस शेप के होते हैं उस शेप का नाम इस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इनका नाम था केपलर। केपलर, इनके लॉस थे बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक लॉस थे इनके। इन्होंने अपनी पूरी रिसर्च प्लैनेटरी मोशंस पे ही की थी। जैसे कि इलिप्स। अभी पहले हम इलिप्स के बारे में डिस्कस करने से पहले एक फोटो देख लेते हैं। अभी इस फोटो में जैसे हम देख सकते हैं कि इधर एक फिजिक्स है और इधर स्टूडेंट्स है, और एक रोप दिख रही है इधर। मतलब फिजिक्स और मैथ्स का बहुत तगड़ा रिलेशन है। जैसे कि जेई और नीट के बच्चे फिजिक्स में रोते हैं कि उनका मैथ्स वीक होता है। अपना ऐसा होगा कि बिल्कुल नहीं। इसलिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इलिप्स भी है, वो भी एक 11 का टॉपिक ही है। बहुत बहुत बेसिक टॉपिक है। अभी इलिप्स का डायग्राम ऐसा होता है, जैसे कि हमको पता है वो ऐसा ऐसा दिखता है, राइट? अभी ये देखो, इलिप्स का जो ये होता है, ये पार्ट वो सेंटर होता है, राइट? और इसके दो फोकस होता है, इस पर एक सन होगा, नहीं तो इस पर एक सन होगा। मतलब इन दोनों फोकसेस में से दोनों में से एक पर फोकस होगा, मतलब सन होगा। और जो ये ब्लू कलर का आपको लेन दिख रहा है, उधर अपना अर्थ रिवॉल्व करेगा। इतना क्लियर है? अभी नेक्स्ट, अब ये देखो, ये वर्डिंग्स पे मत जाओ, क्योंकि ये जो है इधर लिखा, ये जो रेड लाइन, पूरी रेड लाइन है ना, ये होती है हमारी मेजर एक्सिस, और इसको अगर हमने आधा कट किया तो होती है सेमी मेजर एक्सिस। और जो ये वाली लाइन है, ये रेड लाइन, वो होती है हमारी माइनर एक्सिस, और इसको हमने आधे में कट किया तो वो होते हैं सेमी माइनर एक्सिस। सो लेट्स डिस्कस द केपलर फर्स्ट लॉ, विच वाज लॉ ऑफ ऑर्बिट। सो ये हम एक वीडियो से पहचानेंगे अभी ये क्या बोलते हैं। अभी ये देखो, ये हो गई हमारी मतलब इलिप्स, और ये रेड वाली जो लाइन है उसे हम बोलेंगे मेजर एक्सिस, और जो ब्लू वाली है उसे बोलेंगे माइनर एक्सिस। अभी एक फोकस पे जो हम देख रहे हैं उधर सन है, और जो इलिप्स इलिप्टिकल ऑर्बिट है उधर अपना अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। यही था हमारा लॉ ऑफ मतलब लॉ ऑफ ऑर्बिट। अभी अ, अगर इसे हम बहुत मतलब स्टडी करने जाए, तो ये जो पॉइंट था, मतलब ये अर्थ से लेके सन तक जो पॉइंट था उसे बोलेंगे फेरिलियन। और जो ये था अर्थ से लेके सन का पॉइंट, ये बड़ा वाला पॉइंट है, उसे बोलेंगे एफिलियन। एफिलियन मतलब उसके वर्ड में ही है एफी मतलब अपार्ट। और जो फेरिलियन है उसे हम बोल सकते हैं पास पास वाला पॉइंट। सो ये होगा फेरिलियन और ये होगा एपिलियन। इतना क्लियर है? यही था अपना मतलब पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट। अभी
मतलब ये बोलने की क्या कोशिश कर रहे थे, ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विथ द सन एट वन पॉइंट ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स। अभी ये वर्ड फोकाई क्यों इधर यूज किया है बर, ये फोकाई, फोकाई वर्ड मतलब फोकस का प्यूरल, प्यूरल मतलब प्यूरल फॉर्म होता है। फोकाई मतलब दो फोकस होते हैं ना इलिप्स को, एक वाला इधर मैंने बताया था और तीसरा इधर बताया था। तो इन दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट पे सनलाइट करेगा और अर्थ जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही घूमेगा और बाकी के प्लैनेट में भी ऐसे ही घूमेंगे। सो लेट्स डिस्कस द केपलर सेकंड लॉ व्हिच वाज लॉ ऑफ ऑर्बिट। अब ये लॉ क्या बोलता है ये भी हम एक वीडियो से समझेंगे। अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो अर्थ है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है और वो सन है तो फोकाई पर प्रेजेंट ही है। और जब जब अपना मतलब अर्थ जो होता है वो सन के बहुत पास आता है तो वो पॉइंट कौन सा था, फेरिलियन पॉइंट था। उसकी स्पीड उधर बढ़ती है क्योंकि उसका उधर रेडियस कम है। और जो एपिलियन पॉइंट है वो अपार्ट वाला पॉइंट, तो उधर उसकी स्पीड बहुत कम होती है क्योंकि वो बहुत उसका रेडियस बहुत ज्यादा है। अभी इसी पॉइंट में टाइम स्पैम इक्वली रहेगा पूरे सर्कुलर मोशन में, बट वो स्पीड होगी वो ही चेंज होगी। तो आप इधर छोटे फेरियन पॉइंट पे उसने एरिया कवर किया, एरिया एरिया वन, और जो अभी सेकेंड पॉइंट कवर करेगा उसे हम नाम देंगे एरिया टू पॉइंट। अभी ये वीडियो आपको क्लियर है? हम्म। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, मतलब नेक्स्ट इसमें क्या डेफिनेशन इसका क्या था। कलर चूज हो गया। अब ये जो पॉइंट था हमारा, मतलब अगर हम देखने जाए, मतलब ये ऐसा ये इलिप्टिकल ऑर्बिट था, इधर सन था और इधर अर्थ था, मतलब इधर इधर सन था और इधर अर्थ था, राइट। और ये जो हमारा था ये मेजर एक्सिस था, ये माइनर एक्सिस था, मतलब ये वाली माइनर एक्सिस थी। अभी जो इधर से इतना 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 एरिया उसने कवर किया था ना, वो एरिया एरिया उसको नाम क्या दिया था, एरिया वन। और जो इधर से इधर एरिया कवर किया था उसको नाम क्या दिया था, एरिया टू, बराबर, ए टू। अभी इधर हमने देखा कि टाइम स्पैन इक्वल ही था, टाइम स्पैम इक्वल है तो वो एरिया होगा वो भी इक्वल ही होगा। मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर हमने एरिया वन अपॉन टी वन किया इज इक्वल्स टू एरिया टू अपॉन टी टू किया, पर टाइम क्या है, इक्वल ही है, तो ये कट हो जाएंगे। सो इधर हम बोल सकते हैं वो ए वन इज इक्वल्स टू ए टू होता है। मतलब ये जो दिखने में एरिया डिफरेंट है इसका, पर जब आप एक्चुअल एरिया निकालने जाओगे तो वो इक्वल एरिया स्वैप्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ही होगा उसका एरिया। अभी इसका डेफिनेशन देखते हैं। द लाइन जॉइंस The line joins the planet to the planet and the sun swipes equal area in equal interval of time। ये समझा इतना कि वो एरिया रहेगा इतना, इनका इनका जो एरिया रहेगा वो हमेशा इक्वल ही रहेगा क्योंकि इनका टाइम स्पैम इक्वल है। इतना समझे? अभी नेक्स्ट लॉ, अभी इस पर एक क्वेश्चन करते हैं पहले। इस पे क्वेश्चन देखो, इस पे क्वेश्चन देखो, अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। प्लैनेट मूव्स अराउंड सन, पेन का कलर इधर से। अभी ये देखो, प्लैनेट मूव्स अराउंड सन, हाँ, प्लैनेट मूव्स अराउंड सन विच इज ए वन इन 2 days। इसका टाइम पीरियड भी देखे रखा है, ए टू का कितना दिया है, 3 days, और ए थ्री का कितना दिया है, 6 days। अभी अपना फॉर्मूला क्या था, मतलब इक्वल एरिया स्वाइप होगा, तो हम बोल सकते हैं ए वन अपॉन टी वन इज इक्वल्स टू ए टू अपॉन टी टू इज इक्वल्स टू ए थ्री अपॉन टी थ्री। अभी इनकी सब वैल्यू पुट करनी है। जो एरिया वन है उनका उसका टाइम पीरियड क्या है, 2, और एरिया टू है उसका टाइम पीरियड क्या है, 3, और जो एरिया थ्री है उसका टाइम पीरियड क्या है, 6। अब अभी हमको अपना के प्लस का सेकंड लॉ पता है, वो जो ये तीनों भी एरिया होंगे ना, ये सारे एक दूसरे को इक्वली होंगे, इसलिए हमने इनको इक्वेट कर दिया, राइट, क्योंकि इक्वल एरिया स्वाइप्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अभी हमको इतना डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, एलसीएम ले डालेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई बाय टू, थ्री, इसको मल्टीप्लाई बाय थ्री, इसको मल्टीप्लाई बाय टू, इसको मल्टीप्लाई बाय टू, और ये 6 तो इसका एलसीएम ही है। मतलब अभी ये क्या हो गया, 3a1 इज इक्वल्स टू 2a2 इज इक्वल्स टू a3। ये हो गया, ये 6 6 कटता है ये सारा, एक दो तीन कट गया, तो ये अपना आंसर है। तो ये कौन से ऑप्शन में है, 3a1, 2a2 और 3, ये तो ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में, राइट, तो इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट, सो बेसिकली हम अपना अभी केपलर का सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया तो डिस्कस हो ही गया है। ये इसका डेफिनेशन और इसका प्रॉपर डायग्राम दिखाया है इन्होंने। यही है, मतलब इधर आप देख सकते हो कि इधर जो टाइम पीरियड है वो सेम ही है, 1 मंथ 1 मंथ का। ये हो गया अपना ऑर्बिट, ये हो गया अपना फोकस, ये हो गया एरिया वन और एरिया टू का डिस्टेंस, मतलब एरिया, वो एरिया क्या रहेगा, हमेशा इक्वली रहेगा। ये 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 लॉ आपको क्लियर है? अभी आते हैं नेक्स्ट लॉ। नाउ डिस्कस अबाउट केपलस थर्ड लॉ। तो केपलस थर्ड लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ पीरियड बोलता है ना वो, लॉ ऑफ पीरियड।
हम्म अभी पीरियड माने तो क्या होता है, पीरियड मतलब आपको लोग समझा ही होगा, मतलब टाइम होता है, पीरियड मतलब टाइम। तो ये जो लॉ है केपलर का थर्ड लॉ, वो टाइम पे डिपेंडेंट है, मतलब टाइम पे रिलेटेड है। अभी पहले डिस्कशन करने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मतलब आप जब आप रनिंग करते हो ना, बहुत सारे रनर्स जो होते हैं, अब ये लेट इमेजिन दिस इज मीन्स रनिंग लेन। जो लेन्स होते हैं ना, इधर एक रनर, इधर एक रनर, इधर एक रनर, तो ये सब रनर्स जो होते हैं वो ट्राई मैक्सिमम ट्राई क्या करते हैं कि मैं फर्स्ट लेन से दौड़ने का ट्राई करता है। मतलब फर्स्ट लेन से दौड़ते हैं ना वो, क्यों? क्योंकि उसका रेडियस कम है, और रेडियस कम है तो उसका सरकमफ्रेंस कम होगा, और सरकमफ्रेंस कम होगा तो उसका मतलब उसको एक राउंड कंप्लीट करने में बहुत कम टाइम लगेगा, राइट? तो हम बोल सकते हैं क्या, मतलब रेडियस कम होगा तो टाइम भी कम लगेगा उसको पहुंचने के लिए। तो उधर हम इधर से ये मतलब डिराइव क्या कर सकते हैं, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बोल सकते हैं क्या? अगर टाइम मतलब रेडियस बढ़ा तो टाइम भी बढ़ेगा। लेट्स कंसिडर वो रनर इधर से दौड़ रहा है, तो एज कम्पेयर टू दिस इधर उसको टाइम बहुत कम लगेगा ना, तो इसलिए वो फर्स्ट लाइन से दौड़ने का ट्राई करता है। अभी हमको अभी रिलेशन मिला टी प्रोपोर्शनल टू आर। बट इन केस ऑफ इलिप्स, इलिप्स के केस में जो प्लैनेटरी मोशन को करते हैं, इलिप्स के केस में ये वाला फॉर्मूला फॉलो होगा क्या? कि उसका आंसर है नहीं, क्योंकि इलिप्स एक सर्कुलर नहीं है, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है। इसलिए केपलर ने इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करके हमको ये बताया कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। द स्क्वायर्स ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ मतलब ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ planet around the sun is proportional to the cube of the semi major axis of the ellipse traced by the planet। अभी इसका बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसका पहले एक वीडियो देख लेते हैं, राइट? तो एक वीडियो, लेट्स प्ले इट। अभी आप जैसे देख पा रहे हो, मतलब हमने तो दो केसेस लिए, एक अर्थ की केस लिए और एक मार्स। लेट्स कंसीडर इट एज मार्स बिकॉज इट इज रेड कलर। सो जो पहला आर है, वो जो पहला ब्लू कलर का आर है, उसका मतलब रेडियस कम है, राइट? उसका रेडियस कम है, तो उसको वन रिवॉल्यूशन मतलब कंप्लीट करने में टाइम भी कितना लगेगा? कम लगेगा। बराबर है क्या? मतलब हमको पता ही है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अभी इन केस ऑफ अर्थ, इन केस ऑफ अर्थ जब हम देख रहे हैं एज कंपेयर टू मार्स, अर्थ का रेडियस बहुत कम है। तो ये जो रेडियस कम है, तो इसको वन डिवोशन कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा? कम टाइम लगेगा ना अर्थ को करने के लिए। और इसका रेडियस कितना है? ज्यादा है, मतलब आर बढ़ा तो टाइम भी बढ़ा, तो इसको वन डिवोशन कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। वैसे ही आप इमेजिन करो कि अगर मतलब अभी अर्थ तो अपना थर्ड नंबर पे ही है, अगर मतलब आप लास्ट प्लैनेट जैसे नेपच्यून वगैरह बड़े बड़े प्लैनेट देखने जाओगे, तो उनका टाइम पीरियड कितना ज्यादा होगा, क्योंकि उनका रेडियस कितना ज्यादा है, ये बस इमेजिन करो। और ये बस बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि वो टी होता है वो ऑर्बिटल टाइम होता है, मतलब ऑर्बिट ने कितना टाइम लिया। और जो आर होता है वो होता है मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब ये इसका मीन डिस्टेंस आर, ब्लू मतलब ब्लू में जो आर है, और इसका ये वाला, तो ये भी क्लियर है थर्ड लॉ। अभी इसके थोड़े एप्लीकेशन देखते हैं। अभी एप्लीकेशन, लेट्स गो विद एप्लीकेशन। अभी फॉर फर्स्ट एग्जांपल, अभी इधर क्या दिया है, द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। मतलब एक सैटेलाइट S1 पकड़ लो इसे, तो इसका जो आर है, मतलब आर कितना दिया है, कैपिटल आर, और इतना टाइम है, टाइम कितना दिया है टी। और जो सैटेलाइट 2 है, उसका रेडियस कितना दिया है इन्होंने, 4। द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इज इन सर्कुलर ऑर्बिट इज 4 आर, राइट? और इसका टी, ये इसको T1 पकड़ लो, इसको T2 पकड़ लो, इसका T2 फाइंड करना है हमें, क्या होगा? अभी हमको फॉर्मूला पता है अपना, मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर क्यूब। मतलब हम इस आर क्यूब, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर क्यूब, राइट? क्या ये चेंज होने वाला है, हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया और इसको इधर भेज दिया, वही है। तो अभी हम इसको अगर हम रेशियो में करेंगे, जैसे कि T1 अपॉन T2 करेंगे, तो हमें इसका एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। तो अभी इसका होल अंडर रूट लेंगे हम, और ये क्या होगा, पहले वाले का रेडियस अपन दूसरे वाले का रेडियस का होल क्यूब। अभी सिर्फ वैल्यू पुटिंग करनी है। अभी पहले वाले का टाइम क्या दिया था उन्होंने, टी, बराबर है, और दूसरा हमें फाइंड करना था। अभी टी दिया था, और इधर पहले वाले का आर क्या दिया था, आर, और दूसरे वाले का 4 आर, और 4 आर का क्यूब होगा। मतलब 4 का क्यूब कितना होता है, 4 आर का इन सब का क्यूब होगा, राइट? तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, टी अपॉन T2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन 64 आर क्यूब, 4 का क्यूब 64 आर क्यूब गया। तो इधर क्या बचा, इधर बचा टी अपॉन अपॉन T2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1/64। इसका तो 1 ही आएगा, 64। और 64 का क्या आता है, 64 को लिख कैसे सकते हैं, 4 इंटू 4 मतलब ये गया 4 इंटू 2, राइट? तो इसका है 8। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, मतलब 1/8 इज इक्वल्स टू T/T2। सो इधर से क्या रिलेशन मिला, T2 इज इक्वल्स टू 8T।
यही रिलेशन मिला हमें। तो आंसर है क्या ऑप्शन में, तो है इधर ऑप्शन बी को टिक कर डालेंगे। समझा क्या, बेसिकली हमने इधर फॉर्मूला में सारे वैल्यूज पुट किए, क्योंकि इधर दूसरे का भी पूछा था इसलिए हमने इसको रेशियो में कंसीडर किया। और जैसे कि हमने इधर स्क्वायर को पहले ट्रांसफॉर्म कर लिया, इधर स्क्वायर को इधर भेजा, ये हो गया अंडर रूट हो गया, तो वैल्यूज पुट किए तो इसका क्यूब निकाला, फिर बाद में इसका अंडर रूट निकालने के लिए इसको 64 का अंडर रूट निकाला तो आंसर 8 आया, तो इसको 1/8 इज इक्वल टू T/T2 हो गया, तो T2 चाहिए था, तो T2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर, तो 80 मिल गया हमें आंसर। ये हो गया पहला आंसर। नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। मतलब फॉर एग्जांपल लिया मैंने, एक पेन लिया और मैंने पेन को ऊपर से नीचे फेंक दिया, तो वो नीचे गिरता क्योंकि वो ग्रेविटी के अंदर है, बराबर है। और ग्रेविटी मतलब क्या, जो जो सेंटर ऑफ अर्थ होता है वो ग्रेविटी अप्लाई करता है इधर, जो इसलिए बोला मैंने द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अभी हम एक बेटर मतलब डायग्राम से देख लेंगे। अब ये हमारा F1, मतलब ये हमारा M1, राइट, और ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट जो है M2 मास का। अभी ये फोर्स एक दूसरे की तरफ लग क्या रहा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अट्रैक्शन। यही क्या होता है अपना, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, राइट। अभी इनके प्रॉपर्टीज देखते हैं। अभी पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। ये फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा, ये आपने 10th 9th में पढ़ा ही होगा ये फॉर्मूला, कि G इज इक्वल्स टू M1, नहीं, कि फोर्स इज इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबको पता ही होगा जो 9th में आपने पढ़ा है। तो इधर से हम डिराइव क्या कर सकते हैं कि F हम ऐसे बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब आर रेडियस मतलब उसका डिस्टेंस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ऐसा बोल सकते हैं। ये इनके थोड़े कंक्लूजन है, ये ध्यान में रखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब ये देखो, एग्जिस्ट ड्यू टू वर्च्यू ऑफ दिस मासेस, एज मैंने बोला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विच हैज मास। इनके पास भी M1 है, इसके पास भी M2 है, वगैरह वगैरह, वही। अभी नेक्स्ट, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये भी बोला मैंने, क्योंकि ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स या अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट, अभी सेंट्रल फोर्स माने तो क्या, अभी जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ये M1, अभी इसको पकड़ लो, ये M1 है, इसको पकड़ लो, ये M2 है। ये सेंटर फोर्स मतलब ये इधर से इसका ऐसे फोर्स अप्लाई करेगा और इधर से, ये सेंटर से ही अप्लाई होता है फोर्स, सेंटर से ही, कौन से भी ऑब्जेक्ट सेंटर से ही अप्लाई होगा, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अभी डू नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। मीडियम माने तो क्या, अगर ये एज एग्जांपल, अभी जैसे गैलीलियो ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था टावर ऑफ पिसा पर, लीनिंग टावर ऑफ पिसा, तो उधर क्या था, एयर एयर रेजिस्टेंस था, राइट। एयर रेजिस्टेंस मतलब उसने एयर में मतलब हवा में ही किया था। अगर इसका मीडियम चेंज करके मैं वाटर वाटर कर दूं, तो इसका ग्रेविटेशन चेंज होने वाला है क्या, ग्रेविटेशन, क्योंकि ये बड़ा वाला जी है वो हर जगह कांस्टेंट ही रहता है। ये जो जी है ना, ये इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये वो यूनिवर्स में फिक्स रहता, इसका वैल्यू फिक्स ही है। वो अब मैं लिख देता इधर 6.673 इंटू 10⁻11, ये इसका वैल्यू होता 10⁻11। ये पूरे यूनिवर्स में एक ही वैल्यू लगेगी, इसलिए अगर हमने मीडियम चेंज किया तो ग्रेविटेशन की वैल्यू चेंज होने वाली है क्या, तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। इसलिए उधर बोला है कि डू नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। नाउ नेक्स्ट, फॉलो इनवर्स पेयर लॉ। अभी ये क्या बात है भाई, अभी जैसे कि हम फॉर्मूला देख ही सकते हैं, F इज इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, बराबर है। अभी ये क्या है, मैंने बोला आपको फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब ऐसा बोल सकते हैं क्या, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है। मतलब डिस्टेंस से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनवर्स रिलेशन फॉलो करता है तो वो हम बोल सकते हैं कि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, वैसे है वो। अभी नेक्स्ट, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। अभी जैसे कि मैंने इसकी आपको वैल्यू बताई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, वो कहती है 6.67 इंटू 10⁻11। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है गाइस, इसको पार्टी कर लो आप, मतलब इसको रट्टा ही मार लो, क्योंकि ये बहुत जगह पूछी जाती है, और इसका जो यूनिट है जो हम बाद में डिराइव करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देख सकते हो 10⁻11 है इसका, मतलब 6.673 के नीचे 10 मतलब 10 के नीचे 11 जीरोस, तो ये कितनी कितनी मतलब छोटी वैल्यू हो जाती है, इसलिए बहुत वीकेस्ट फोर्स है इन द नेचर। इसका अभी आप देखोगे कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में इधर भी ग्रेविटी मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है, कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना निग्लिजिबल होता है कि हम वो एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाते। नहीं तो अभी फॉर एग्जाम्पल ये है अर्थ और ये है मून, ये दोनों अपनी तरफ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे को चिकटने चाहिए थे, मतलब चिपकने चाहिए थे, बट वैसा हुआ क्या, बिल्कुल नहीं। जो अर्थ है वो जब मून से अट्रैक्ट होता है,
और जो मून है वो जब अर्थ से अट्रैक्ट होता है वो एक दूसरे को चिपकते नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत वीकेस्ट फोर्स है। और इसका अर्थ का इनर्शिया मतलब अर्थ का मास कितना ज्यादा होगा ना, और एज कम्पेयर टू मून, मून का मास कितना ज्यादा होगा, इसलिए वो बहुत वीकेस्ट फोर्स है, वो एक दूसरे के पास चिपक ही नहीं पाता। अट्रैक्शन अट्रैक्टिव फोर्स है वो, बट इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि वो अट्रैक्ट ही करके ले, मतलब मैग्नेटिक जैसा नहीं है वो। ऐसा है। नाउ नेक्स्ट, अभी एग्जिट ओनली फॉर द मैसिव ऑब्जेक्ट्स। मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे कि मैंने बोला अभी अर्थ मून का एग्जांपल दिया, ये कौन सा मैसिव ऑब्जेक्ट है। और एक बात ध्यान में रख दो, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब ये बहुत लॉन्ग रेंज फोर्स है। जैसे कि मैंने अभी किसका एग्जांपल दिया, अर्थ और मून का दिया, मून का एग्जांपल दिया ना। अभी इनका डिस्टेंस कितना होगा, इसलिए लॉन्ग रेंज फोर्स बोला जाता है इससे। ये इसके जो 7 प्रॉपर्टीज थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। जैसे कि अर्थ ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मास, ये मास की वजह से मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। सेकेंड चीज अट्रैक्टिव फोर्स है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है एक दूसरे के पास। सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल की मतलब अगर सर्कुलर ऑब्जेक्ट लिया मैंने, तो वो सेंटर टू सेंटर ही अप्लाई होता है फोर्स। अब ये जो डो नॉट डिपेंड ऑन मास, इसका मैंने डो नॉट डिपेंड ऑन मीडियम है। मीडियम मतलब क्या, जो चेंज इन मीडियम करते हैं, मतलब एयर टू वाटर हो गया, एयर टू वाटर। तो इधर जो जी कांस्टेंट है वो तो सिमिलर ही रहने वाला है सारे यूनिवर्स में। तो ये कौन सा भी आपने मीडियम लिया तो ग्रेविटी उधर सेम ही रहेगी। और फॉलो इनवर्स लॉ, इसका माने तो क्या, आपने देखा, हमने देखा कि अभी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अभी जो भी ऑब्जेक्ट मतलब जो भी फोर्स रेडियस को मतलब डिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, वही है। अब ये वीकेस्ट फोर्स है, क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स तो है, पर अट्रैक्ट करके रखता है क्या एक दूसरे को, नहीं। इसलिए ये वीकेस्ट फोर्स है। वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर यही होता है। ये सबसे, जितने भी फोर्स है इस यूनिवर्स में, सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। और एग्जिस्ट ऑन मैसिव ऑब्जेक्ट्स एंड लॉन्ग रेंज, ये ध्यान में रखो, लॉन्ग रेंज। ये फॉर्मूला समझ में आया, इसका एप्लीकेशन ये हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, नाउ अभी इधर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग 10 kg और एंड 20 kg प्लेस्ड। अभी इसका डिस्टेंस भी दिया है हमें। अभी सब मतलब प्लॉट कर लेते हैं इसे। m1 क्या दिया है, 10 kg दिया है, बराबर है। m2 क्या दिया है, 20 kg। और r क्या दिया है, 40 kg, 40 मीटर, राइट। अभी ये सब फॉर्मूला में हमें पुट करना है और कुछ भी नहीं इसमें। हमारा फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2/r²। अभी डाल दो इसमें, F इज इक्वल्स टू जी के वैल्यू तो नहीं डालनी, क्योंकि ऑप्शंस में जी के वैल्यू डाल के दिया है क्या, नहीं। तो हम उसे जी को ऐसे ही रखेंगे। अभी m1 × m2/40 का स्क्वायर, मतलब 40 × 40 लिख सकते हैं इसे, राइट। तो ये होगा 1 जा, ये होगा 4 जा, ये होगा 1 जा, ये होगा 2 जा। सो इधर क्या था 4, मतलब 2 × 4 मतलब ये g/8 है। तो g/8 को टिक कर देने का। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैज ऑर्बिट पीरियड ऑफ, ये क्वेश्चन है। अभी पहले तो समझ लेते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है। अभी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होती है, वो सैटेलाइट अर्थ के रिवॉल्व घूमने के लिए 24 आवर्स का मतलब 24 आवर्स का टाइम लेती है। उसको हम बोलेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मतलब जो भी सैटेलाइट जो अर्थ के रिवॉल्व घूमने के लिए 24 आवर्स का टाइम पीरियड लेती है, तो उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट के लिए 24 आवर्स। तो वही पूछा है, उसका ऑर्बिटल टाइम क्या है, तो 24 आवर्स को टिक कर देने का। नेक्स्ट, अभी द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल्स टू डैश ऑफ इट्स वेट ऑफ अर्थ। अभी ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। मतलब 9-10 का बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन मतलब यही है। अभी जैसे कि हमको पता है जो वेट है वो अर्थ पे अलग और मास पे अलग होता है, मतलब मून पे अलग होता है। तो जो मून पे होता है वो वन वन मतलब 1/6 होता है उसका वेट। ये क्लियर है, ये सबको आप लोग पता ही होगा। नेक्स्ट, अभी वेटलेसनेस इज वेटलेसनेस एक्सपीरियंस इन स्पेसशिप। स्पेसशिप में वेटलेसनेस क्यों एक्सपीरियंस होती है, तो उसका रीजन चाहिए। वेटलेसनेस मतलब अभी एक स्पेसशिप होती है जो मतलब आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि वेटलेसनेस एक्चुअली स्पेस में होती कैसी है। उधर मतलब ऐसे मतलब पानी उड़ता है, बॉल हवा में मतलब बाल हवा में होते हैं वगैरह वगैरह। तो वो एक्सपीरियंस क्यों होता है, तो उसका एक्चुअल रीजन है कि उधर ग्रेविटी है क्या। ग्रेविटी नहीं तो उधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, मतलब वो ग्राउंड पे स्टिक नहीं होगा, जैसे कि हम इधर अर्थ पे होता है। तो स्पेस में जाएंगे तब ग्रेविटी नहीं होती ना उधर, इसलिए सारे ऑब्जेक्ट वेटलेस ही होंगे उधर, मतलब सारे ऑब्जेक्ट हवा में होंगे उधर। नेक्स्ट, अभी इधर क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट। मैंने आपको वैल्यू तो बता दी थी, वो वैल्यू क्या थी, 6.673 इंटू 10⁻11। अभी ये तो सब में है इधर। तो अभी हमको इधर यूनिट डिसाइड करना पड़ेगा कि बड़े वाला जी का यूनिट क्या होता है। अभी हम सबको फॉर्मूला पता है क्या था, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2/r², बराबर है। अभी हमको हमको मतलब यूनिट किसका चाहिए, जी का चाहिए ना। तो जी को इधर रखेंगे, सारे वैल्यूज को इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो ये होगा r²f/m1 m2, बराबर है। अब इनका इनका यूनिट क्या होता है, आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर का यूनिट क्या होता है, m²। इसका एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन।
अभी इसका यूनिट केजी मतलब ये इसको केजी स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। तो इन शॉर्ट ये हो क्या गया, ये हो गया न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑन केजी स्क्वायर। मतलब इसको और कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी इनवर्स टू, मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसे। अभी ये देखो किस में, तो ये ये अपना बी ऑप्शन में, तो इसको बी ऑप्शन में टिक कर देंगे। नेक्स्ट, अभी फाइंड द एस्केप वेलोसिटी। अभी एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, मतलब अगर हमने एग्जांपल लिया, मतलब अगर रोहित शर्मा को बॉल हिट करना है और वो मतलब स्पेस से बाहर जाना चाहिए, तो उसकी वो मतलब एस्केप वेलोसिटी होती है। अगर उसने बॉल को इतने इतने स्पीड से मारा और वो स्पेस के बाहर चला गया, तो उस मतलब उस प्लैनेट की वो एस्केप वेलोसिटी होती है। तो अर्थ की कितनी होती है एस्केप वेलोसिटी, अगर रोहित शर्मा ने बॉल 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से मारा, तो वो स्पेस से बाहर जाएगा, ये फिक्स है, क्योंकि अर्थ की एक्सेप्ट वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही होती है। अभी नेक्स्ट, इफ अ feather, a rubber ball and a wooden ball are falling freely simultaneously from the same height in the case of vacuum। अभी वैक्यूम किसने दिया था, हमें पता है गैलीलियो का स्टेटमेंट क्या था, तो अभी वही डिस्कस करना है। अभी ऑप्शंस देखो क्या, द फेदर विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, द रबर बॉल विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, द वुडन बॉल विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट एंड ऑल थ्री ऑब्जेक्ट विल रीच द ग्राउंड टुगेदर। तो इसका सही स्टेटमेंट क्या है, ये डी वाला, क्योंकि वैक्यूम प्रेजेंट है तो सारे ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे ही नीचे गिरेंगे। ये क्लियर है। नेक्स्ट, अभी टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर ग्रेविटेशनली, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज हाफ, उसका आर क्या कर दिया इन्होंने, आर बाई टू कर दिया, हाफ कर दिया, तो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। अभी हमको फॉर्मूला पता है, जी इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू जी M1 M2 अपन आर स्क्वायर। अभी आर स्क्वायर के माने के उन्होंने क्या दिया है, आर स्क्वायर बाय टू दिया, मतलब इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर अपन 4 हो गया ना। तो अभी ये 4 ऊपर जाएगा, मतलब ये हो गया एफ इज इक्वल टू 4 GM1 M2 अपन आर स्क्वायर, मतलब ये क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया ना फोर्स, इसलिए इट विल बी 4 टाइम्स। ये ऑप्शन डी को टिक कर देंगे। नेक्स्ट, अभी द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विद ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 10 10 raised to 20 न्यूटन, देन द मून विल अट्रैक्ट द अर्थ विद ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ व्हाट। अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, ये अर्थ है, ये क्या है अर्थ है, और ये क्या है मून है, राइट। अभी इन दोनों का जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा एक दूसरे की तरफ, वो सेम ही होने वाला है, इसलिए इसका आंसर भी 10 raised to 20 न्यूटन ही होने वाला है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट रहता है ना, तो वो जिस जिस मतलब रेट से पहला ऑब्जेक्ट उसको अट्रैक्ट कर रहा है, उसी रेट से दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसको अट्रैक्ट करेगा, यही था इसमें। तो वो 10 raised to 20 मीटर ही रहेगा, 10 raised to 20 न्यूटन ही रहेगा। नेक्स्ट, अभी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ते हैं। अभी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होगा, आपको 9th 10th में इसका बेसिक वैल्यू दिया ही होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन है इसलिए पर सेकंड स्क्वायर लगता है। अभी ये डिराइव किससे किया था वो पहले देखते हैं। अभी न्यूटन्स मतलब न्यूटन्स का सेकंड लॉ, मतलब आपको पता नहीं होगा, अभी तक रणवीर सर ने सिखाया नहीं है वो, कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, F इज इक्वल्स टू ma, राइट। ये भी एक फोर्स का ही मतलब स्टेटमेंट है ना, फोर्स का ही फॉर्मूला है। अभी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, जी M1 M2 अपन आर स्क्वायर, राइट। तो ये दोनों फोर्स को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, कि वो क्या हो गया फिर एम मतलब स्मॉल ए एन इज इक्वल्स टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इधर से जो मतलब ऑब्जेक्ट का मास था और जो ऑब्जेक्ट का मास है वो कट हो गया, तो एक्सलेशन क्या मिला हमें, एक्सलेशन क्या मिला, जी M2 अपॉन आर स्क्वायर, यही इसका फॉर्मूला होता है, मतलब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। और इधर M2 की जगह अगर हमने अर्थ का मास डाला और आर स्क्वायर की जगह हमने अगर रेडियस डाला अर्थ का, तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ऐसे डेराइव हुआ था, फॉर्मूला की तो इतनी जरूरत नहीं है, पर ये वैल्यू ध्यान में रख दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तो थैंक यू एंड जय हिंद।